समस्त साहित्यानुरागी जनों को सादर नमस्कार। हिंदी के जाने माने कवि विनोद कुमार शुक्ल के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह इस सप्ताह की एक अच्छी खबर है और मेरे लिए प्रसन्नतादायक यह खबर है। इसके पहले कभी कभी कदाचित गैर साहित्यिक दबावों के तहत ज्ञानपीठ ने असाहित्यिक फैसले भी इस पुरस्कार के बारे में लिए हैं, जिससे विज्ञ जनों के बीच इस पुरस्कार की प्रतिष्ठा क्षत विक्षत हुई। पर इस बार ज्ञानपीठ ने काफी कुछ इसकी भरपाई कर दी है। विनोद कुमार शुक्ल को मेरी राय में कुछ देर से यह पुरस्कार मिला। उन्हें 10-12 साल पहले यह पुरस्कार मिल जाना चाहिए था, पर बहुत देर भी नहीं हुई। रवीश कुमार ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इस खबर के तुरंत बाद जो वीडियो अपने चैनल पर जारी किया, उसमें उन्होंने विनोद कुमार की कुछ अच्छी कविताएं, सभी कविताएं अच्छी हैं, अच्छा विशेषण ही लगाने की आवश्यकता नहीं। विनोद कुमार की कुछ कविताएं उन्होंने अपनी टिप्पणी के साथ पढ़ी। हम लोगों के जैसे सामान्य जन और हिंदी के सामान्य पाठक जो कविता में रुचि रखते हैं और विनोद कुमार का लिखा हुआ सारा का सारा नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए इस वीडियो को देखना बहुत ही आनंददायक और प्रीतिकर अनुभव होगा यदि वे कविता के रसिक हैं। मैंने नौकर की कमीज उपन्यास पढ़ा था विनोद कुमार शुक्ल का, जब वो छपकर आया ही आया था। उनकी कविताएं कुछ पढ़ता रहा हूँ। विनोद कुमार शुक्ल जी के साथ बैठने का, सोहबत का कुछ मौका भी मिला भोपाल के कार्यक्रमों में। फ़ोन पर भी कभी-कभी उनसे बातचीत हुई। लंबे समय से तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। मैं ही संपर्क नहीं रख पाया। उन्होंने कदाचित एक बार स्वयं फ़ोन किया था। जब वे दीवार में खिड़की रहती थी, इस उपन्यास को लिख रहे थे, तब किसी पत्रिका में, शायद पूर्वग्रह में इसके कुछ अंश पढ़े, कुछ अंश छपे थे, वे मैंने पढ़े। अब मुझे यह भी याद नहीं है कि पूरा उपन्यास मैंने पढ़ा था या नहीं। ये 50 साल से पहले की बातें हैं। पर विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं अपनी अनोखी वानगी की वजह से बहुत रुचती रही हैं। मैं सामान्य पाठक की हैसियत से उनको पढ़ता हूँ। विनोद कुमार शुक्ल की हर रचना की खूबी यह लगती है कि बहुत मामूली सा पाठक और शायद एक बच्चा भी उनकी हर रचना को बहुत चाव से पढ़ सकता है, हालांकि वे महान साहित्यकार हैं। वे एक ऐसे कवि और उपन्यासकार हैं जो कहीं भी आतंकित नहीं करते हैं। वे अपने हर वाक्य से धीरे धीरे आपको अपने साथ लेकर के चलते हैं, अपनी दुनिया में आपको ले जाते हैं। जैसे वे कह रहे हों कि आप आइए, इस दीवार में जो खिड़की है उसके बाहर मेरे साथ चलिए, कुछ घूम फिर लीजिए बाहर। बाहर से वे भीतर को देखते हैं, भीतर से फिर बाहर को देखते हैं। रवीश कुमार शुक्ल जी ने रवीश कुमार ने बहुत कुछ कविताएं उनकी पढ़ी हैं। 2 कविताएं मैं भी पढ़ूंगा। विनोद कुमार शुक्ल कितने सहज सरल हैं और कितने जटिल और अनोखे भी हैं, ये दोनों कविताओं से जाहिर हो सकेगा। ये कविताएं इसलिए भी पढ़ूंगा कि हाल ही में कुछ फिल्में, कुछ वीडियोस विनोद कुमार शुक्ल के दिखाए गए, दूसरे लोगों ने उनकी कविताएं पढ़ी। उनकी कविताएं पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ने में सुकून मिलता है। उनकी कविताएं, उनमें ये दोनों कविताएं नहीं हैं, जहां तक मैं देख सुन पाया। ऐसी कविताएं जिनको कि पढ़ने का और सुनने का मन हो, उस तरह की कविताएं विनोद कुमार शुक्ल की। प्रकृति में, यह शीर्षक उनकी एक कविता का है।
प्रकृति में मैं शहरी आदमी अजीब तरीके से खोया। बस में चढ़ने के लिए लोगों की लाइन इस तरह लगती है कि आदमियों के बीच किनारे का पेड़ भी लाइन में शामिल हो जाता है। उस पेड़ के पीछे अकेला मैं, सबसे पीछे। बस के आने के बाद मैं, पढ़ा लिखा समझदार, खड़ा रहा कि बस में पेड़ चढ़े, फिर उसके पीछे मैं। तब मुझे मालूम होता है कि पेड़ बस में नहीं चढ़ता। मैं शहरी आदमी प्रकृति से इस तरह अलग होता हूँ कि पेड़ को पीछे छोड़ बस में बैठ जाता हूँ। बस में बैठे मेरी इच्छा है कि पूरे रास्ते में दोनों ओर पेड़ मिलते रहें। मैंने अपने कमरे में पूरे जंगल की तस्वीर लगा रखी है। एक दुर्लभ तल्लीनता और एकाकारिता प्रकृति के साथ, और अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का ऐसा गड्ढमड्ढ होना और एक दूसरे में अंतः प्रवेश करना, बाहर जाना और भीतर आना। ये जो प्रकृति के साथ अभिन्नता है और जुड़ाव है, ये जो बहुत सहज निश्चल जुड़ाव है, ये संस्कृत के कवियों में तो मिलता है, पर अन्यत्र कम मिलता है। सुंदर होकर तन्मय होकर के निहारते हैं प्रकृति, छायावादी कवि प्रकृति को, आनंदित होते हैं। जैसे आनंद की सामग्री उनके सामने है, विभाव अनुभाव संचारी भाव है, तो अनुभवों के लिए उनके सामने सामग्री है जैसे। पर ऐसा लगा कि साथ चली हुई आ गई और मैं उसके साथ हो लिया हूं। ये अनुभव विनोद कुमार शुक्ल की कविता में है। वो सहज निश्चल मन से उनकी कविता में उतरता है, जो वाल्मीकि की कविता में उतरता है। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, पर वाल्मीकि के राम चित्रकूट को निहारते हैं तो रमते हैं। राम है तो रमते हैं, इसलिए राम है। रमन्ते योगिनो यस्मिन, यह भी उत्पत्ति दी जाती है, और रमते इति राम है, यह भी उत्पत्ति होगी। जो रम गए हैं, जो रम गए हैं धरती के चप्पे चप्पे में, इस देश की धरती के, इस देश के पेड़ पौधों जंगलों पहाड़ों के साथ जो रम गए हैं, वे राम। वाल्मीकि में, दूसरे कवियों की रामायणों की बात नहीं कर रहा हूं। कहते हैं, न राज्यात् भ्रंशनम भद्रे, न सुरद्भिर्विना भवः, मनो में बाधते दृष्ट्वा रमणीय मिमम गिरिम। सीता से कह रहे हैं, सीता को रमा रहे हैं, सीता को रमाने की कोशिश कर रहे हैं, पर खुद तो रमे हुए हैं। राज्य छूट गया है भद्रे, टूट गए संगी साथी अयोध्या में, पर जितनी देर चित्रकूट के पहाड़ पर आंखें टिकी रहती हैं, उन सब के छूट जाने की कसक छूट जाती है। यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगाण्यवेक्षते, कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। जितनी देर तकता है चित्रकूट की पहाड़ियों को कोई आदमी, मन में कल्याण के भाव भरते चले जाते हैं, पाप टूटता जाता है, छूटता जाता है। एक और कविता विनोद कुमार शुक्ल की है, यह उद्धृत भी होती रही है और चौंका देती है कविता। जिस तरह से एक बिंब रचा गया है, अनोखा बिंब रचा गया है। एक विशाल चट्टान के ऊपर एक चट्टान इस तरह रखी हुई है कि अभी अभी गिरने को है। यह अभी अभी गिरने को है, पुरातन है। अभी अभी गिरने को है, जैसे शाश्वत है। अभी अभी गिरने को है, एक भविष्य है। पर जो अभी अभी गिरने को है, कब से नहीं गिर रहा है, और इसके नीचे से एक रास्ता जा रहा है। यह कितना नवीन है कि अभी अभी, कि इस अभी अभी गिरने को चट्टान की छाया में अभी एक चरवाहा आकर खड़ा हो गया है। इस कविता में स्पष्ट ही, जो एक विशाल चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान रखी हुई है, उस चित्र के द्वारा
कुछ कहने का प्रयास किया गया है। विनोद कुमार शुक्ल किस तरह की भाषा में कहते हैं, यह भी इससे जाना जा सकता है। सबसे पहले तो इसमें जो निपट भौतिक विश्व है, कि एक बड़ी चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान रखी हुई है, उस पर विचार करते हैं। इस तरह के दृश्य आमतौर पर जंगलों में, गाँव में देखने को मिल सकते हैं। शहरों में तो अब इस तरह के दृश्य देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि चट्टानों को खा गए, पहाड़ों को निगल गए आदमी, और जंगलों की जगह इमारतों के जंगल हुए। पर इसमें जो कहा गया है कि एक विशाल चट्टान के ऊपर एक चट्टान इस तरह टिकी हुई है, और देखने पर लगता है कि गोया अभी अभी गिरने को है। विशेषण बहुत अलग तरह से विनोद कुमार शुक्ल बनाते हैं। संस्कृत में तो ये सुविधा है कि पतिश्चिमाणा पतिष्यन्ति, ऐसा शिला के लिए विशेषण बनेंगे कि अभी अभी गिरने गिरने को है, ऐसा किसी एक शब्द से बोधित हो जाए अर्थ। हिंदी में चूंकि विश्लेषणात्मक भाषा है, तो यह चट्टान अभी अभी गिरने ही वाली है, ऐसा कुछ कहेंगे, उसको पूरे को एक विशेषण बना देते हैं। विनोद कुमार शुक्ल अभी अभी गिरने को चट्टान, ऐसा उसके लिए कहते हैं। चट्टानें तो स्थिर हैं, वो हिल नहीं रही हैं, एक के ऊपर एक रखी दोनों चट्टानें अकम्प्य हैं, कि कोई चाहे जोर लगाकर उन्हें हिलाना चाहे तो नहीं हिला पाएगा। इसलिए वे शाश्वत हैं, फिर भी गिरने गिरने को हैं। और जो गिरने गिरने को है वो गिर कब से नहीं रहा है, शायद सदियां बीत ही गई होंगी, क्योंकि चट्टानें तो सदियों से हैं। पर उनके नीचे कोई चरवाहा खड़ा दिख सकता है, यह सामान्य दृश्य है। पता नहीं कहाँ से यह दृश्य लिया है विनोद कुमार शुक्ल ने, पर एक इस तरह का दृश्य मेरी स्मृति में है। 52-53 साल पहले जबलपुर में मदन महल के पास एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान टिकी हुई होने का दृश्य मैंने देखा था। उसको देखकर लिखी हो या अन्य किसी दृश्य को देखकर लिखी हो, लेकिन वो प्रसिद्ध है, वो दुनिया के कौतुकों में से एक माना जाता है। दो बहुत बड़ी चट्टान है, जिनमें से एक के ऊपर दूसरी टिकी हुई है, और टिकी हुई है वह लगभग 1-2-4 मिलीमीटर के क्षेत्र में ही टिकाव है। बाकी दोनों चट्टानें पूरी तरह से जुदा जुदा, कि अब गिरी तब गिरी। ऐसा लगता है कि इतने से क्षेत्र में, अंगुली के अगले भाग के बराबर के क्षेत्र में बहुत ऊंची चट्टान, जो सीधी तिकोनी जैसी लगती है, शंकु के आकार की लगती है, वह दूसरे शंकु के आकार की चट्टान पर टिकी हुई है, और ना हिल रही है ना गिर रही है। वर्षों से, सदियों से ही कदाचित वे चट्टानें इस तरह से हैं। हो सकता है कि इस दृश्य की छाया हो, पर इससे मतलब नहीं है कि किसको देख करके कविता लिखी है। विनोद कुमार शुक्ल ने इसमें उत्प्रेक्षाओं का प्रयोग किया है। जैसे अभी अभी गिरने को है, ऐसा कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है क्योंकि संभावना व्यक्त की जाती है। अतिशयित संदेह जहाँ होता है, उत्कट कोटिक संदेह जहाँ होता है, अरे कहीं गिर तो नहीं पड़ेगी, लगता है गोया कि अब गिर रही है, ऐसा कहा गया है, इसलिए उत्प्रेक्षा हो जाती है। और गिरने गिरने ही को है, ऐसी देखने वाले की कल्पना होती है, गिरेगी नहीं हालांकि, इसलिए उत्प्रेक्षा में सदैव कल्पना हुआ करती है। संभावन को उत्प्रेक्षा की पहचान बताया गया है। संभावन उत्कट कोटिक संदेह को कहते हैं। यह बहुत विषयी निष्ठ अलंकार होता है, विषय निष्ठ कम होता है। उपमा और रूपक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, विषय निष्ठ हो सकते हैं। उत्प्रेक्षा तो सीधे सीधे जो दृष्टा है उसके भीतर से उपजती है, कि मुझे तो लगता है कि बस गिरने को है, ये उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा में सपना भी हो सकता है, कल्पना होती ही है। तभी तक उत्प्रेक्षा बनी रहती है जब तक कि ये सपना जारी रहेगा, कि बस अब गिरने गिरने को है। गिर जाएगी तो उत्प्रेक्षा खत्म हो जाएगी। उत्प्रेक्षा इसमें जारी रहती है क्योंकि गिर नहीं रही है।
बस गिरने गिरने को ही है। रुय्यक ने साध्य अवसान इसको कहा है। विषय का या उपमान का विषय या उपमेय उपमेय में समा जाना अध्यवसान है। जहाँ अध्यवसान साध्य हो जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा हो जाती है। अभेद मूलकता तो रूपक में भी रहती है, उत्प्रेक्षा में भी रहती है, पर उत्प्रेक्षा में अंतर यही आ जाता है कि रूपक में तो आरोप होता है, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति में अध्यवसान होता है। अध्यवसान भी साध्य और सिद्ध दो प्रकार का होता है। अतिशयोक्ति में सिद्ध अवसान होता है, उत्प्रेक्षा में साध्य हो जाता है। हुआ नहीं है, गिर नहीं गई है, इसलिए साध्य बना रहता है। जो अध्यवसान है एक का दूसरे में, उत्प्रेक्षा अलंकार का नाम भी बड़ा सार्थक है। उत्कृष्ट इच्छा इसमें होती है। सामान्य नजर से जो बात नहीं कल्पित की जा सकती है, कवि की नजर से वह कल्पित की जा सकती है। प्रकृष्ट इच्छा होती, प्रकृष्ट दृष्टि उत्प्रेक्षा में होती है। शमशेर बहादुर सिंह उत्प्रेक्षा के बहुत अच्छे कवि हैं, पर विनोद कुमार शुक्ल की उत्प्रेक्षाएं तो आश्चर्य का लोक खोलती हैं, क्योंकि चीजें तब्दील होती हैं, होने होने को तब्दील हो जाती हैं। उत्प्रेक्षा में ये होता है। इसीलिए उद्भट ने कहा है कि लोकात्तिक क्रांत संभावना उत्प्रेक्षा है। ये सामान्य कल्पना नहीं होती है, ये लोक में अलौकिक होने की जो उत्प्रेक्षाएं हैं, कल्पनाएं हैं, वे उत्प्रेक्षा बनाती हैं। तो लोक का अलौकिक होना, लोक से बाहर जाकर के लोक को देखना, ये जो विनोद कुमार शुक्ल करते हैं, वो उत्प्रेक्षा की प्रक्रिया से करते हैं। इस प्रक्रिया के तहत वे कभी खिड़की फलांग कर बाहर जाते हैं और फलांग कर बाहर जाते ही आश्चर्य लोक में पहुंचते हैं। वो आश्चर्य लोक कितना अपना हो जाता है, ये विनोद कुमार शुक्ल ही करते हैं। और उनकी कविताएं पढ़ते हुए मेरे जैसे आदमी को लगता है कि वैशेषिक दर्शन की मान्यता ठीक है कि अभाव भी एक पदार्थ हो सकता है। अनुपस्थिति या एब्सेंस एक कैटेगरी हो सकती है। सारे दर्शन नहीं मानते, वैशेषिक दर्शन मानता है और उसके कारण न्याय दर्शन भी मानता होगा। महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा तो प्रबल खंडन करते हैं, बहुत हंसी उड़ाते हुए, कि अमूर्त चीजों को कैटेगरी कोटि मानने वाला यह कैसा दर्शन है। सब कुछ मूर्त है, संसार मूर्त है, निराकार कुछ भी नहीं है, यही उनका परमार्थ दर्शन है। वैशेषिक दर्शन कहता है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय अभाव, 7 पदार्थ होते हैं, उसमें से अभाव या अनुपस्थिति भी एक पदार्थ है। कविता में तो अनुपस्थिति जबरदस्त अनुभव बन सकती है और एक पदार्थ बन जाती है, लेकिन दर्शन में बनती है तो वैशेषिक दर्शन बनाता है। विनोद कुमार शुक्ल कमरे की खिड़की से बाहर निकल जाते हैं, अपनी पत्नी को लेकर दोनों कूदते हैं और दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं। उस दुनिया से खिड़की के अंदर वे देखते हैं, उस कमरे में जिससे वे निकल कर बाहर गए हैं, उस कमरे में अपने न होने को वे देखते हैं। खुद को उलीच कर खुद से अलग होने की जो प्रक्रिया है और फिर खुद को देखने की प्रक्रिया है, वो विनोद कुमार शुक्ल की कविता में घटित होती है। विनोद कुमार शुक्ल ने अपने किसी साक्षात्कार में बताया कि बचपन में जब मैं लिखता था या कैशोरी में जब मैं लिखता था और मेरी माँ साहित्य में रुचि रखती थी, तो मैंने माँ से कहा कि जब मैं लिखता हूँ तो जो कुछ पहले पढ़ा है उसका प्रभाव आने लगता है, तो मैं तो फिर उसके प्रभाव से लिख रहा हूँ। तो माँ ने कहा कि दिमाग को चलनी बना दे और उससे छानता जा, छान छान करके ऊपर का सब निकाल कर फेंक दे, जो छनकर आएगा उसमें से तू छांट ले, अब ये तेरा काम है। ऐसा लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी माँ की ये बात गांठ में बांध ली, क्योंकि लगभग लगभग असंभव लगता है विनोद कुमार का सारा साहित्य पढ़ने के बाद कि पहले के किसी से उन्होंने कुछ लिया है। ऐसा लगने लगता है कि किसी का उधार लिया ही नहीं है, हालांकि ऐसा होता नहीं है साहित्य की दुनिया में। छाना भी अगर है तो छनकर के कुछ रेशे तो आएंगे ही,
भाषा तो आएगी ही, लेकिन पूरी तरह से शैली और भाषा 100% कोई कवि अपनी बनाता है भारतीय साहित्य में, तो लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल है। कोई भी कविता और कोई भी गद्य, कोई भी कथा, बच्चों के लिए बहुत अद्भुत कहानियां जो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखी हैं, पढ़ जाइए तो तुरंत 2 वाक्य के बाद कह देंगे कि ये तो विनोद कुमार शुक्ल का है लिखा हुआ, क्योंकि और कोई नहीं लिख सकता है। ये जो विनोद कुमार शुक्ल ने करिश्मा किया है साहित्य की दुनिया में, अपनी माँ का उपदेश ग्रहण करके, वो माँ ने तो कितनी बड़ी बात कह दी। ऋग्वेद के कवि कहते हैं कि हम चलनी से छान कर अपनी धी को पवित्र करके फिर कुछ कहते हैं। सत्तुमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाच मक्रता। यह बृहस्पति कहते हैं और धीर कहते हैं। धीर जनों ने इस देश में प्रज्ञा की चलनी से, दिमाग की चलनी से छान करके फिर वाणी को रचा है। लेकिन वे ही कवि यह भी कहते हैं कि रथम न धीरा सुपा तक्षम, यहाँ भी धीरा धीरा ही कहा है। जिन धीर जनों ने, धी संपन्न जनों ने, क्योंकि धीर का अर्थ पेशेंस वाला, जिसको हिंदी में धैर्य कहते हैं, धैर्यशाली उतना ही नहीं होता है। धीरोदात्त नायकों में धीर का अर्थ अलग होता है। तो यहाँ के धीर जनों ने चलनी से सत्तू जिस तरह से छानते हैं, उस तरह से छान छान करके वाणी और चाहे यह जब कहते हैं, उसके बाद यह भी कहते हैं कि रथम न धीरा सुपा तक्षम, जैसे कोई बढ़ई रथ को काट छांट कर, तराश कर लकड़ी से तैयार कर देता है, ऐसे ही हमने काट छांट कर, तराश कर रचनाएं की हैं। वस्त्रेण भद्रा सुकृता वसूयु, हमने सुंदर रचनाएं ऐसे ही की हैं जैसे कि कोई जुलाहा धागों से अच्छा कपड़ा बुनता है। यह भी वेद के ही ऋषि कहते हैं, अपने ही सूक्तों के बारे में कहते हैं। ये जो रचना प्रक्रियाएं हैं, विनोद कुमार शुक्ल ने भी इनका संकेत दिया है। और जो काम वे करते हैं कविता में, भीतर की किसी चलनी से छान करके फिर जो छन करके छन छन कर आता है, उससे जो कुछ वे रचते हैं, उसमें वक्रताओं का अनोखा साम्राज्य प्रकट होता है। उन तक ने जो वक्रता विचार किया है, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, वाक्य प्रकरण वक्रता, ये प्रकरण वक्रता भी खूब आती है। पूरा का पूरा एक प्रकरण रच देते हैं। जो पंजाब के आतंकवाद पर उन्होंने कविता लिखी है, वो कैसे भयावह समय में वे ऐसी कविता लिख रहे हैं कि इसके अंतिम वाक्य में यह आता है कि इस साल भी पंजाब में फसल अच्छी हो। उम्मीद है कि इस साल भी पंजाब में फसल अच्छी हो। बंदूकों के साये में यह सब हो रहा है। लोग फिर भी खाट बिछाकर रात को बाहर सो जाते हैं। यह सब हो रहा है, वो कहीं बंदूकों की आवाजें हैं। और अंतिम वाक्य में उम्मीद है कि इस साल भी पंजाब में फसल अच्छी हो, लगता है। भयावह खबर के कवि बहुत हुए। विनोद कुमार शुक्ल इस साहित्य में अच्छी खबर के भी कवि हैं। वे अच्छापन बचाए रहे, अच्छा देखते रहे, अच्छे आदमी होने की वजह से अच्छा लिखते रहे। इन शब्दों के साथ यह चर्चा मैं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।